श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल यानी 11 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिवस इस रूप में कि विश्व पार्किंसन रोग दिवस के रूप में से मनाया जाता है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि वास्तव में पार्किंसन रोग क्या है, इसके खास लक्षण क्या हैं और क्या इसका निदान संभव है, क्या इसके साथ एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है। डॉक्टर नितिन गर्ग, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर नितिन गर्ग, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि वास्तव में ये रोग है क्या। देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसोनिज्म एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब ब्रेन का कोशिकाओं का टूटना। इसके कई प्रभाव हैं। सबसे पहले इसको पहचाना जा सकता है कंपन से। मुख्यतः 4 लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है। उसको अगर मैं बोलता हूँ तो ट्रेमर मतलब कंपन, स्लोनेस मतलब धीरापन, स्टिफनेस जकड़न एंड लॉस ऑफ बैलेंस मतलब बैलेंस की कमी, गिरने का डर, ये सब, चलने में दिक्कत आना। तो ये 4 प्रमुख लक्षण हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। न्यूरोलॉजी में इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन में रखा जाता है और पर्टिकुलरली ये मूवमेंट डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन में आता है। मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब वो दिक्कत जो कि मरीज के चलने पे उसके मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे ट्रेमर्स, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स या अंडर मूवमेंट्स, उस डिजीज़ की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो जब कल हम विश्व पार्किंसंस रोग दिवस मना रहे हैं तो इसका कोई खास थीम निर्धारित किया गया इस बार के लिए? देखिए, पार्किंसंस कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों को जागरूक करें उस बीमारी के बारे में, लोगों को जागरूक करें कि क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जागरूक करें कि क्या और तरीके हैं जिससे उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर की जा सकती है, और साथ ही में जो उनके केयर गिवर्स हैं उनको भी कंपैशनेट करें, उनको एजुकेट करें। इस बार पार्किंसंस दिवस में उन्होंने स्पेशल थीम रखी है, शाइन द ब्लू लाइट। और हर किसी को ये बोला है कि चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं स्ट्रीट में हो, अपने घर के सामने, अपने कमरे में कहीं भी एक ब्लू लाइट जलाएं और लोगों को जागरूक करें इस बीमारी के लिए। ये ब्लू लाइट ही क्यों चुनी गई? देखिए, ये उनका ब्लू लाइट में भी है सूदिंग लाइट। आसमानी कलर सबको पसंद आता है। हम आसमान को देखते हैं, हम खुश होते हैं, मतलब ये प्रकृति का रंग है, ग्रीन ब्लू, पॉसिबली इसके लिए चुनी गई है। आपने कहा कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है और न्यूरॉन्स के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र हैं, उनके बारे में जानकारियाँ इतनी उपलब्ध हो गई हैं, लोग जागरूक भी हो गए हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो है डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा बताएं कि ये क्या है डोपामाइन, किस तरह से इस रोग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा। पार्किंसंस का सर्किट एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि डोपामीन एक केमिकल, एक मैसेंजर है और वो हेल्प करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास करने में। तो पर्टिकुलरली पार्किंसंस डिजीज़ में डोपामीन की कमी के वजह से जो स्ट्राइटोनाइग्रल पाथवे है वो अफेक्ट होता है, जिससे पर्टिकुलरली मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं। ये एक पाथवे है, ऐसे और भी पाथवेज हैं जो पार्किंसंस डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं और उसके वजह से अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखा जाता है कोई भी फिजिकल सिम्टम, तो फिजिकल सिम्टम ट्रेमर हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट हो गए, स्टिफनेस हो गई या लॉस ऑफ बैलेंस हो गया, तो ये पर्टिकुलरली डोपामीन इसके लिए इन्वॉल्व है। इसलिए प्रीडोमिनेंटली डोपामीन की कमी जो कि स्ट्राइटोनाइग्रल पाथवे के इन्वॉल्वमेंट में हो रही है, उस वजह से पार्किंसंस डिजीज में देखा गया। डॉक्टर नितिन गर्ग, हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन लोग हैं जिनको ये रोग हो सकता है, जिनमें ये संभावना ज़्यादा है। देखिए, इसको ऐसे मान के चलते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर पार्किंसंस डिजीज। तो देखिए, एज अपने आप में एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी को भी ये रोग हो सकता है। एज मोर देन 65 ईयर्स और 60 ईयर्स इन इटसेल्फ या अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए। बाकी यंग लोगों में भी पार्किंसंस डिजीज़ देखा गया है। अगर किसी को 40 साल से पहले की उम्र में पार्किंसंस डिजीज़ होता है तो उसको हम यंग ऑनसेट पार्किंसंस कहते हैं। कुछ लोगों में 20 साल से कम की उम्र में भी पार्किंसंस देखा गया है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। तो इससे हमें पता लगता है इसका मतलब कोई ना कोई और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। आजकल स्टडीज़ ने पाया कि इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, ये भी रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं पार्किंसंस डिजीज़ के लिए। अब पार्किंसंस बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे वैस्कुलर पार्किंसंस। तो स्ट्रोक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, पार्किंसोनिज्म या वैस्कुलर पार्किंसोनिज्म। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में ये बोलना चाहूँगा। पार्किंसोनिज्म एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 4 मुख्यतः लक्षण हैं, लॉस ऑफ बैलेंस,
स्टिफनेस, ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं, मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, और ट्रेमर्स। अब इसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो पार्किंसंस डिजीज़ है, बाकी बहुत अलग अलग टाइप के पार्किंसंस हैं। कंपकपी या ट्रेमर्स जैसे आपने कहा, थोड़ा बताएंगे हमारे श्रोताओं के कौन से अंग ज़्यादा प्रभावित होते देखिए, ट्रेमर्स बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो अपर लिम हो चाहे वो लोअर लिम। लोगों को जॉ ट्रेमर्स, टंग ट्रेमर्स, कहीं भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। पर ज़्यादातर क्या देखा गया है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमें कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ में कंपन है। और पार्किंसंस ट्रेमर की एक बड़ी खासियत है, वो रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर मतलब कोई काम नहीं कर रहा है मरीज, तो उसका हाथ हल्का 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 हिल रहा है, और फिर जैसे ही वो काम करने लगता है वो ट्रेमर अपने आप में दब जाता है। तो रेस्टिंग ट्रेमर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्किंसंस, नॉट ऑलवेज बट येस कैरेक्टरिस्टिक। आपने रिस्क फैक्टर्स भी बताए और आपने उसके प्रकार भी बताए। डॉक्टर साहब, प्रारंभिक लक्षण क्या है? देखिए, प्रारंभिक लक्षण पार्किंसंस डिजीज़ के, जैसे मैंने बताया, 4 प्रारंभिक लक्षण हैं। किसी में स्लोनेस, किसी में ट्रेमर, तो कहीं में हम कहते हैं ट्रेमर प्रीडोमिनेंट पार्किंसंस डिजीज़, किसी में हम बोलते हैं नॉन ट्रेमर प्रीडोमिनेंट, जिनमें स्लोनेस जो है वो प्रारंभिक लक्षण है। लेकिन ये देखा गया है कई स्टडीज़ में कि पार्किंसन शुरू होने से कई साल पहले से मरीजों में कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कॉन्स्टिपेशन, बैड ड्रीम्स, नींद में चलना। पर हम ये बोलें कि ये लक्षण हैं आपको, इसलिए आपको डेफिनेट पार्किंसंस डिजीज़ होगा, नहीं, ये सिर्फ एसोसिएशंस हैं। इसके बेसिस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको पार्किंसंस होगा। तो प्रारंभिक लक्षण, बीमारी के ये 4 लक्षण जो मुख्यतः जिससे हम पार्किंसोनिज्म को डिफाइन करते हैं। बट जिन लोगों में प्रीडिलेक्शन है पार्किंसंस का, कि जिनमें डेवलप है, उनमें कई साल पहले से कुछ और फीचर्स भी देखे गए, जैसे बिहेवियरल सिम्टम्स मैंने बताया, ओवर एंग्जाइटी, डिप्रेसिव फीचर्स, कॉन्स्टिपेशन, बैड ड्रीम्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, या कई सारी और चीज़ें। किसी भी बीमारी को जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसमें चरण है, विभिन्न चरण। प्रारंभिक लक्षण हमने जान लिए, अब इसकी जो स्टेज 2 है वो क्या है? देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ को कई तरीके से डिवाइड किया गया। हम इसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं जो मरीजों के लिए समझने में इजी है। स्टेज 1 इसको मान के चलते हैं जब पार्किंसंस बॉडी के एक पार्ट साइड को इन्वॉल्व करता है, चाहे राइट चाहे लेफ्ट। 1+ बोलें तो मिड लाइन, और एक साइड को, जिसमें पेशेंट के फेस पे सेंटर में ओवरऑल स्लोनेस देखने लगेगी। 2 को बोलें तो पेशेंट को बाइलेटरल, मतलब पूरा एक तरीके से बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन बैलेंस में अभी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेज 3 में हम देखते हैं कि बैलेंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, पर पेशेंट अभी भी इंडिपेंडेंट वॉक कर पा रहा है, अभी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ। स्टेज 4 में जब फॉल्स होने लग जाए, अनप्रोवोक्ड फॉल्स, मतलब चल रहे हैं, उसको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है धक्का सा लगा और मैं गिर गया, तो अब उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो इंडिपेंडेंट वॉकिंग करें, लेकिन चाहे वॉकर के सहारे, चाहे छड़ी के सहारे। और स्टेज 5 मतलब नॉन एम्बुलेटरी, तो या तो बेड बाउंड या फिर व्हील चेयर बाउंड फॉर एम्बुलेशन। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, बाकी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, या ऑन यार बहुत सारे, या फिर हम उसकी सीवियरिटी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ UPDRS स्केल्स होते हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है जिससे मोटा मोटा हम मरीजों को समझा पाते हैं कि आप किस स्टेज में। इसमें क्या कुछ खास जांचें की जाती हैं? देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ एक, या पार्किंसोनिज्म एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन पार्किंसंस डिजीज़ को कुछ और टाइप के पार्किंसंस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आजकल हमारे पास कुछ जांचें हैं। बेसिक जांचों में मैं बोलूँ तो CT स्कैन या MRI, वो कुछ टाइप के पार्किंसंस को पार्किंसंस डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और डिटेल में जाएं तो डोपा स्कैन एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है, जो कि पार्किंसंस डिजीज़ को दूसरे टाइप के पार्किंसन से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इलाज या इसका निदान क्या है, क्या ये रोगी ठीक हो सकते हैं? देखिए, क्योर और ट्रीटमेंट में फ़र्क है। येस, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर पार्किंसंस डिजीज़। इसका ट्रीटमेंट कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। फार्माकोलॉजिकल मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें केयर गिवर का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, डाइट का रोल है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा दिस डिजीज़ इज़ ट्रीटेबल। आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी साइंस ने तरक्की करी है, सर्जरी का भी रोल आ गया पार्किंसंस डिजीज़ में। तो ये तो आपने इलाज और निदान की बात बताई, हम जानना चाहेंगे क्या इसमें कुछ जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती है तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो एक तरीके से पार्किंसंस डिजीज़ में जो हमें दिखता है उसको हम एक आइसबर्ग कहते हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस कहते हैं। जैसे मैंने बोला, बिहेवियरल सिम्टम्स, डिमेंशिया, स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स में जैसे डेल्यूजन्स हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए, कॉग्निटिव फंक्शन में जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन, खाना पचाने में दिक्कत, बहुत सारे। तो जो हमें दिख रहा है कि हम बोल रहे हैं कि भाई ये 4 मोटर सिम्टम्स हैं, इट्स अ मूवमेंट डिसऑर्डर, तो इन्हीं सब चीज़ों की दिक्कतें ही जटिलताएं हैं। फिर अगर जटिलताओं की बात करें तो अगर पेशेंट गिरता है तो
उसको उससे इंजरी हो सकती है, अपने आप में वो एक जटिलता है। ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना बहुत कॉमनली देखा गया है, उससे फॉल्स या अदरवाइज बीपी का एकदम बढ़ना या कम होना। फिर पेशेंट की डाइट, न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, वो कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करता है। और पर्सनल हाइजीन, ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ कि हमारे जो एडवांस पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो चलते चलते हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, सही चल रहे हैं, और एकाएक गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में बोन्स वैसे ही वीक होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक नोन बीमारी है, और उसके बाद पता लगा फीमर फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद पेशेंट कई दिनों तक बेड पे आ जाता है, और ये भी अपने आप में एक जटिलता है। तो जटिलताएं काफ़ी हैं बीमारी में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जटिलताएं हर बीमारी में होती हैं। हम सही टाइम पे अगर डॉक्टर को दिखाते रहते हैं और डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करते रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। दवाओं की क्या भूमिका है? दवाइयों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि दवाइयों से हम बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल और स्लो डाउन करते हैं। पर सिर्फ दवाओं की भूमिका नहीं है, दवाओं के साथ व्यायाम, डाइट, पेशेंट केयर, प्यार, उनको प्यार देना, उनको समझना, उनकी दिक्कतों को समझना, और केयर गिवर को भी समझना। क्योंकि हमारे पास मरीज आया, हमने पर्चा ली, पर केयर गिवर क्या क्या चीज़ों से गुजर रहा है, क्या वो अपने पिताजी का केयर तो कर रहा है, पर क्या पूरी रात वो सोया है, इसलिए उसे भी सुने, उसकी मानसिक स्थिति को भी समझे। तो मैं कहूँगा दवाइयों की अपनी भूमिका है, लेकिन दवाइयों की भूमिका के साथ जो और चीज़ें हैं, जैसे व्यायाम, मरीज को सुनना, मरीज को केयर देना, और मरीज के केयर गिवर को भी केयर देना, उसकी भी अपनी भूमिका है। जी, यानी जो परिवार का सदस्य है, जो देखभाल कर रहा है, हाँ, उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो बहुत जाती बड़ी है। भूमिका। समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है डॉक्टर समाज, नितिन गर्ग। देखिए समाज हम ही लोगों से बना है, आप और मैं समाज हैं। कभी मैं पेशेंट हो सकता हूँ, कभी मैं केयर गिवर हो सकता हूँ। इसीलिए पार्किंसंस दिवस मनाया गया है कि हम समाज को जागरूक करें कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, और मिलकर इस बीमारी से लड़ें, इस बीमारी को समझें। सोशल ग्रुप्स बनाएं पार्किंसंस पेशेंट्स के, जिससे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मिलें, डिस्कस करें, साथ व्यायाम करें, डॉक्टर्स मिलें, डॉक्टर उनको जागरूक करें, और पेशेंट कहीं ना कहीं इससे बेनिफिटेड हो। जी, आपने कहा कि इसमें प्यार और अपनापन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास तौर से ये वृद्धावस्था की बीमारी है, और ऐसे में यदि हम पेशेंट को अकेला छोड़ देते हैं तो अकेलापन अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए डिप्रेशन, पार्किंसंस, कोई भी एक क्रोनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर में डिप्रेशन देखा गया है। जिन लोगों में डिप्रेशन पार्किंसंस के साथ पाया गया है, उनमें देखा गया है कि उनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू पेशेंट्स जिनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं है, खराब है। तो डेफिनेटली उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको कोशिश करना मेडिकली या विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, केयर गिवर्स, उसको कम करना, और पेशेंट को एंड्योरेंस देना, उसको बोलना कि आप स्वस्थ हैं और आप ठीक हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पेशेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे हमने सुना ही है बहुत फेमस पिक्चर की सेइंग ऑल इज वेल, जी, तो वो कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट करेगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण दिवस पर? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बीमारी है जिसका प्रिवेलेंस पिछले 25 सालों में डबल हो गया है, और आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो पूरे समाज को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी को पार्किंसंस है या उसे लगता है उसे पार्किंसंस है, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इंडिविजुअलाइज तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये है तो यही हो, बड़ा इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है इसका, और पूरे समाज को उस पेशेंट की केयर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हम लोगों को और करना है इंडिया में, कि हमें हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साइंटिस्ट को और जनरल पब्लिक को कुछ ना कुछ मेडिकल या रिसर्च के लिए थोड़ा थोड़ा डोनेशन करना चाहिए, जिससे कि हम नए नए ट्रीटमेंट को निकाल पाएँ, और हो सकता है किसी दिन इस बीमारी का क्योर भी मिल जाए। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। धन्यवाद।